जय हिंद। चलिए भी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विकास की अवस्थाएं, कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और हमारे लिए कौन कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने समझा था विकास की विशेषताओं के बारे में, और उससे पहले हमने अभिवृद्धि और विकास में तुलनात्मक अध्ययन किया था, इन दोनों में क्या संबंध होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के नहीं वो देख सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और हम यहाँ पर एक जो हमने एक मुहिम चला रखी है साइकोलॉजी को देखिए, हम साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस कर रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, एक-एक बिंदु को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आज हमारा उसमें रहने वाला है विकास की अवस्थाएँ। तो चलिए समझते हैं विकास की अवस्थाएँ क्या होती हैं और क्या ही इनकी महत्वपूर्णता है हमारे लिए, और इनमें से किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस टाइप से प्रश्न आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही हम एकदम क्लियर क्लियर तरीके से, एकदम टू द पॉइंट तरीके से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बस आप बने रहिएगा। तो देखिए विकास की अवस्थाएँ देखिए हमारे जो सिलेबस के अनुसार जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है 3 अवस्थाएँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो जो शैशवावस्था होती है वो कौन-सी अवस्था होती है? यानी कि बच्चा जब जन्म ले लेता है गर्भावस्था के बाद। गर्भावस्था के बाद जो अवस्था आती है बच्चा के जन्म लेने पर, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शैशवावस्था में आता है। जिसकी आयु होती है, शैशवावस्था की जो आयु होती है वो लगभग 0 से 6 वर्ष तक होती है। इसके बाद फिर बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। फिर बाल्यावस्था के बाद फिर किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था यानी कि 13 से या 12 से 18 वर्ष तक या 19 वर्ष तक होती है। उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर उसके बाद फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो ये जो सारी अवस्थाएँ ये हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे सिलेबस में जो प्रश्न आता है वो लास्ट किशोरावस्था तक आता है, हमारे जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है। तो इन सब विशेषताओं की बारे में हम एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से, टू द पॉइंट तरीके से, बहुत ही, और जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चीज़ों को हम डेप्थ में भी जाएँगे, बट इतनी भी डेप्थ में नहीं जाएँगे जहाँ से हमारे लिए, देखिए जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिस तरह के प्रश्न हमारे लिए आते हैं, उस तरह की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा बस। अवस्था, आयु। शैशवावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक। यानी कि ये उम्र होती है इन अवस्थाओं की। जब इतनी वर्ष का बच्चा होता है तो कौन-सी अवस्था में होता है? यानी कि जब 7 से 12 वर्ष के बीच में बच्चा चल रहा होता है तो बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद 13 से 19 के बीच में चल रहा होता है, तो वो किशोरावस्था में होता है। अब शैशवावस्था, इन सब में हम पहले शैशवावस्था के बारे में समझेंगे कि शैशवावस्था क्या है? यानी कि बच्चे के जन्म लेने के पश्चात, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, गर्भावस्था के बाद में बच्चा शैशवावस्था में आ जाता है और अ, बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, हर सभी प्रकार का विकास बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में बच्चे में क्या-क्या विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं, क्या-क्या क्षमताएँ आती हैं, उसका विकास किस प्रकार से होता है, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस अवस्था के बारे में जानेंगे कि शैशवावस्था में बच्चे में किस तरह का विकास होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शैशवावस्था की विशेषताएँ बताई हैं और इसको उन्होंने एक नाम दिया है कि इस अवस्था को इस तरह देखा जा सकता है, इसको ये कहा जा सकता है, जैसे कि सीखने का आदर्श काल। ये वैलेंटाइन ने कहा है, सीखने का आदर्श काल, यानी कि प्रश्न आएगा हमारे लिए निम्न में से सीखने का आदर्श काल कहा गया है किस अवस्था के लिए? यानी कि किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है? उसमें ऑप्शन मिलेगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं भई, तो हमारा उसमें आंसर होगा शैशवावस्था। क्योंकि वैलेंटाइन ने इस बारे में कहा है, वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक ने इसको सीखने का आदर्श काल बताया। अब सीखने का आदर्श काल है क्यों? इसको समझते हैं भई। देखिए, ये जो अवस्था है शैशवावस्था, इसमें बच्चे की जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत तीव्र होती है। बच्चा बहुत तेज़ गति से सीखता है और सीखने का आदर्श काल इसलिए है ये, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत अच्छे ढंग से सीख सकता है चीज़ों को। यानी कि कंपैरिज़न, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, जितना शैशव अवस्था में पकड़ लेता है। उसकी जो एक
आईक्यू लेवल है, चीज़ों को जो पकड़ने की कैचिंग जो पावर है, उसकी जो अनुकरण अनुसरण की जो क्षमता है, वो बहुत तीव्र होती है। बच्चे का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। बच्चा जब भी कुछ मतलब बच्चा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है। उसका विकास बहुत तीव्र गति के साथ हो रहा होता है, तो बच्चा बहुत अच्छी ढंग से चीज़ों को एज़ इट इज़ अनुकरण करता है और अनुसरण करता है और वो चीज़ों को सीखने लगता है तेज़ गति से। तो यही कारण है कि इसको सीखने का आदर्श काल कहा गया। यानी कि इसमें बच्चा बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे ढंग से सीखता है चीज़ों को। उनका अनुसरण और अनुकरण बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो सीखने का आदर्श काल। तीव्र विकास की अवस्था तीव्र विकास की अवस्था वाटसन ने कहा, इसका क्या मतलब है? यानी कि इसमें बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा गति के साथ हो रहा होता है। यानी कि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो वज़न है, जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो वज़न है वो 3 यानी कि 3 साढ़े 3 या ढाई किलो के समथिंग होता है। बट बच्चा जैसे-जैसे थोड़े दिन बाद बहुत मतलब थोड़े दिन बाद ही बच्चा अपने डबल वेट का हो जाता है। और जो उसका जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो माइंड है, उसका यानी कि शरीर का 25 से 30% होता है। बट कुछ दिन बाद यानी कि शारीरिक विकास उसका इतनी तीव्र गति से होता है कि उसका जो बाकी शरीर है वो बहुत तीव्र गति से विकास करता है। तो उसका जो वज़न है वो कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि बच्चे का जो विकास है, ऐसे ही शारीरिक विकास की बात हो रही है तो यानी कि बच्चे का शारीरिक ग्रोथ है जो फिज़िकल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तीव्र तरीके से होता है। अत्यधिक तीव्र तरीके से। उसके बाद जैसे मानसिक विकास है, बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति के साथ हो रहा होता है। यानी कि बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी-जल्दी पकड़ता है। जैसे भाषा का विकास है, बच्चा अक्षर सीखता है पहले, फिर शब्द सीखता है, फिर छोटे-छोटे वाक्य सीखता है। यानी कि बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। हमारी अगली विशेषता है जो भई वो है भावी जीवन की आधारशिला, ये फ्रॉइड ने कहा है। यानी कि शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। ऐसा कथन फ्रायड ने कहा। इसका क्या मतलब है कि भावी जीवन की आधारशिला? देखिए, हम बच्चे के बचपन में ही उसके भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि विकास का निर्धारण किया जा सकता है, यानी विकास का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। विकास की यानी कि डेवलपमेंट इज़ ए प्रेडिक्टेबल, विकास की भविष्यवाणी संभव है। इसका मतलब ये है कि जैसी बच्चे की नींव रखी जाएगी, यानी कि बच्चे का जिस प्रकार का आधार बनेगा, तो उसी प्रकार का बच्चा फ्यूचर में रहने वाला है, उन भविष्य में रहने वाला है। यानी कि बच्चे की भावी जीवन की आधारशिला, यानी कि भविष्य आगे क्या करने वाला है, ऐसा हम बचपन के उसकी शैशवावस्था में ही इस बात को बता सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चा भविष्य में किस प्रकार जाएगा, किस प्रकार का रहने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि जिस बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है शैशवावस्था में, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बच्चा भविष्य में यानी किशोर होने पर, वयस्क होने पर बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छे कार्य करने वाला है। ये बहुत ही बेहतर रहेगा अपेक्षाकृत उन सब बच्चों के जिनका इतना अच्छा विकास नहीं हुआ शैशवावस्था में। यानी कि जिस प्रकार से बच्चे का आधार बनाया जाता है, नींव बनाई जाती है, एक बेस बनता है, तो उसी टाइप की एक उसका उसका व्यक्तित्व, उसका नेचर रहेगा उस बच्चे का। देखिए, जिसकी किसी भी चीज़ को ले लो, आप उसके जिस प्रकार से उसकी नींव निर्धारित करोगे, जिस प्रकार से उसका आधार बनाओगे, तो ऊपर भी उसी टाइप का रहने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि यानी कि बच्चे के भविष्य के बारे में, हम बच्चे की भावी जीवन के बारे में इस बात का यहीं से पता लगा सकते हैं। जैसे कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि किसी भी बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करके, उसके तौर-तरीकों को, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसकी सीखने-समझने की क्षमताओं को देख कर के हम बच्चे का भविष्य में ही जीवन का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि भावी जीवन की आधारशिला भी इस अवस्था को कहा जाता है, ऐसा फ्रायड ने कहा। इसके बाद है कल्पना लोक विचरण काल। कल्पना लोक विचरण काल का मतलब क्या है? यानी कि बच्चा शैशवावस्था में अपने मन में ही कल्पनाएँ करता रहता है। जैसी उसके मन में आती हैं वो कल्पनाएँ करता है। कभी कुछ कल्पना करता है, कभी कोई कल्पना करता है, यानी कि वो एक कल्पनाओं में ही रहता है। जैसे कि मैं मतलब पुलिस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है, उसके मन में कल्पनाएँ चलती रहती हैं। कभी पक्षियों के बारे में कल्पना करने लगता है कि ये क्या करते हैं, क्यों उड़ते हैं? और कभी-कभी मतलब उसके मन में बहुत सारी एक कल्पना चलती रहती है, इमेजिनेशंस। पत्थरों के बारे में बात करने लगता है कि ये पत्थर जैसे उसके सपोज़ करो कि वो
पत्थरों के बारे में ये कल्पना करता है कि ये क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा। मतलब उसके बारे में उसके मन में ये सारी चीजें चलती रहती हैं और वो इमेजिनेशन चलता रहता है। इसके बाद है खिलौनों की अवस्था, टॉयज, यानी कि बच्चा खिलौनों से अत्यधिक खेलता है इस अवस्था में, इस वजह से इसको खिलौने की अवस्था कहते हैं। अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था, यानी कि बच्चा बहुत जो भी कुछ सीखता है, यानी बच्चा जो सीखता है उस सब का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। यानी कि बच्चा शैशवावस्था में अपने बड़ों का अनुकरण और अनुसरण करता है। जैसे बच्चा भाषा सीखता है, तो भाषा भी बच्चा एक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। यानी कि हम जो बोलते हैं उन सब का बच्चा अनुकरण करता है और धीरे-धीरे उसको वो पकड़ना शुरू कर देता है और एक वक़्त आता है कि जब वो बोलना शुरू कर देता है। तो और जैसे लिखना है, हर चीज़ अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा। तो इस वो देखिए शैशवावस्था में बच्चा मतलब स्वयं के तरीके से तो कुछ नहीं जानता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ आता थोड़ी ना है, तो कुछ नहीं आता उसको, वो हर चीज़ को सीखता है। तो जो भी कुछ सीखता है वो सब उन सब चीज़ों का वो अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, तब जाकर के चीज़ों को वो अच्छे ढंग से सीख पाता है। यानी कि बच्चा लिखना सीखता है तो जब उसको लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है तो उन सब चीज़ों का वो अनुकरण करता है। हम बोलते हैं तो उसका वो अनुकरण करता है। तो हर गतिविधि, हर एक्टिविटी को बच्चा बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेट इमिटेट करता है हर चीज़ का। फिर बच्चा सीखता है और वो अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाता है। फिर वो उसमें एक अच्छे ढंग से उन चीज़ों को करने लग जाता है। तो अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था भी शेष अवस्था को कहा गया है। उदासीनता की अवस्था कहा गया है। उदासीनता की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ना नैतिक ना अनैतिक। इसमें बच्चा उदासीन होता है, यानी कि उसके अंदर सामाजिकता और असामाजिकता का कोई भाव नहीं होता। वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उसको नहीं पता होता है कि सामाजिक क्या होता है, असामाजिकता क्या होती है, समाज में किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से नहीं रहना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में शेष अवस्था में बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, तो वो उदासीन होता है। इसके बाद है विकास की अ, नैतिक नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था। इसका मतलब क्या है? यानी कि बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं पाई जाती है शैशवावस्था में। यानी कि बच्चा ना तो अनैतिक होता है और ना नैतिक होता है। बच्चा बल्कि उदासीन होता है, शून्य बच्चा उदासीन होता है, यानी कि नैतिक आचरण उसके अंदर शून्य होते हैं, नैतिकता उसके अंदर होती नहीं है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, बाल्यावस्था में पहुँचना शुरू करता है, उत्तर शैशवावस्था में पहुँचता है, तो धीरे-धीरे वो नैतिकता, सामाजिकता इन सब चीज़ों से परिचित होने लगता है और इन सब चीज़ों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद विकास की आधारभूत अवस्था, यानी कि बच्चे का विकास किस प्रकार रहेगा बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, तो इस बात का आधार यहीं से तय होता है शैशवावस्था से ही। यानी कि जिस बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा है, यानी कि जो बच्चा हेल्दी है एकदम शैशवावस्था में, जाहिर सी बात है अगर कोई अ, मतलब अगर जैसा बच्चा जिस प्रकार का शैशवावस्था में है, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में भी हेल्दी रहेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा, अच्छी डाइट बच्चे को मिलती रही, बच्चा वातावरण अच्छा पर्यावरण बच्चे को मिलता रहा, तो बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा रहेगा, संवेगात्मक विकास भी बेहतर रहेगा, उसकी भावनात्मक विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें शैशवावस्था में होती हैं। यानी कि अगर शैशवावस्था में इन चीज़ों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है, इन सब बच्चे का विकास इन सब तरीके से बेहतर किया गया, तो उसका हमें रिज़ल्ट बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी देखने को मिलता है। बल्कि बच्चे के पूरे व्यक्तित्व पर उन सब चीज़ों का असर पड़ता है। तो विकास की आधारभूत अवस्था है, यानी कि विकास का आधार निर्धारित किया जा सकता है शैशवावस्था में कि विकास आगे क्या करेगा, किस तरह के रहने वाला है। इसके बाद सजीव चिंतन या कल्पना की सजीवता या एनिमिज़्म बच्चे के अंदर पाया जाता है शैशवावस्था में। इसका क्या मतलब है? यानी कि सजीव चिंतन या कल्पना की सजीवता, इसी को हम इंग्लिश में एनिमिज़्म कहते हैं। और एनिमिज़्म वर्ड एनिमिज़्म भी याद रखना पड़ेगा भई आपको, क्योंकि कभी-कभी एनिमिज़्म को एनिमिज़्म ही दे देता है डायरेक्ट। इसका क्या मतलब है? यानी कि बच्चा हर चीज़ को सजीव मानता है। वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह काउंट करने लगता है। यानी कि जैसा बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा, सपोज़ करो उसको उस खिलौने से उसके लग गई, तो वो ये कहेगा कि मेरे इस खिलौने ने दे ली, इसने मेरे दे ली। पत्थर से खेल रहा है तो पत्थर ने मुझे पीटा है। डंडे से खेल रहा है तो डंडे ने मेरे दे ली। यानी कि डंडे 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 ने मुझे पीटा है। तो वो बच्चा हर सजीव और निर्जीव चीज़ को सजीव काउंट करता है। यानी कि सजीव चिंतन उसके अंदर पाया जाता है। वो हर सजीव और निर्जीव निर्जीव चीज़ को सजीव काउंट करता है। उसको पता नहीं होता कि निर्जीव चीज़ निर्जीव निर्जीव है। ये कुछ बोलती नहीं है, चलती नहीं है, ऐसा नहीं समझता वो। वो समझता है कि ये सजीव है और ये सब कार्य करती है, जो मैं करता हूँ उसी तरह से ये करती है हर काम को। तो इसको कहते हैं सजीव चिंतन, एनिमिज़्म। जैसे
आज सूरज उदास है। बच्चे को लग रहा होता है कि आज सूरज उदास है, ये शायद कोई बीमार हो गया है, इसकी कोई दिक्कत हो गई, इसलिए सूरज उदास लग रहा है मुझे। चांद मेरे कहने से, चांद मेरा पीछा कर रहा है। चांद मेरा यानी कि बच्चा जब चलता है तो चांद उसको, चंद्रमा उसको चलता हुआ नजर आता है साथ साथ में, तो उसको लगता है कि चांद मेरा पीछा कर रहा है। यानी कि बच्चा है जो, वो हर चीज में सजीवता देखता है। जब चांद चल रहा है तो खुद चल रहा है बच्चा, बच्चे को लग रहा है चांद चल रहा है, यानी कि मेरे पीछे चल रहा है चांद। इसके बाद आत्म केंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? यानी कि बच्चे के अंदर, बच्चा खुद को केंद्र में मानता है। संपूर्ण संसार में बच्चा खुद को केंद्र में मानता है और खुद को और संपूर्ण संसार उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। यानी कि बच्चा खुद को मध्य में मानता है, यानी कि बच्चा खुद को राजा मानता है और सब चीजें उसके आसपास हैं। जैसे कि चांद मेरे कहने से चलता है, यानी कि उसके अंदर ये ईगोसेंट्रिज्म है कि चांद मेरे कहने से चलता है, हवाएं मेरे कहने से चलती हैं, लाइट मेरे कहने से आती है। यानी कि वो हर चीज पर खुद को स्वामित्व साबित करना चाहता है, यानी हर चीज को अपने अंडर रखना चाहता है। तो इसका मतलब है, यानी कि बच्चे के अंदर आत्म केंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। तो ये सब विशेषता है, एनिमिज्म, आत्म केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म। और बच्चे के अंदर शैशवावस्था में नार्सिज्म यानी कि स्वमोह पाया जाता है। स्वलीन, ऑटिज्म स्वलीनता यानी कि बच्चा स्वयं में लीन रहता है, खुद से प्यार करता है, स्वमोह, नार्सिज्म। तो ये सारी विशेषताएं भाई शैशवावस्था में जो महत्वपूर्ण है, इनसे फिर सनाता रहता है। इसके बाद देखें सीखने की तीव्र गति यानी कि स्पीडी लर्निंग, यानी कि बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता है, स्पीडी लर्निंग पाई जाती है इसमें शैशवावस्था में। यानी कि बच्चा की जो गति है सीखने की, चीजों को अनुकरण करने की, अनुसरण करने की, वो बहुत तीव्र है। बच्चा बहुत अत्यधिक गति के साथ सीखता है। इसके बाद जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, यानी कि बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा पाई जाती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी। यानी उसको हर चीज के बारे में जानना जानना चाहता है वो। यानी कि बहुत सारे सवाल करता है, अपने मम्मी पापा से सवाल करता रहता है कि मम्मी रात क्यों होती है, रात कैसे होती है, तारे कहाँ से आए, कौन ने बनाए, चांद क्या है, और मतलब हर चीज के बारे में उसको क्यूरियोसिटी रहती है। बच्चा बहुत अजीब अजीब टाइप के प्रश्न करता रहता है, उसके मन में जो सवाल आते रहते हैं उन सब सवालों को वो पूछता रहता है और उसकी जिज्ञासा बढ़ी रहती है। यानी कि सहसावस्था जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे के इसके अंदर, जिज्ञासा बढ़ जाती है। भाषाई कौशलों का विकास, यानी कि भाषा का विकास सहसावस्था में शुरू हो जाता है और LSRW के रूप में होता है। भाषा का विकास यानी कि बच्चा पहले लिसनिंग करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यानी कि बच्चा भाषा किस प्रकार सीखता है? बच्चा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है, इमिटेशन, इमिटेशन करता है बच्चा, हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को, कथनों को, अक्षरों को, इन सब का इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, तब जाकर के बच्चा खुद बोलने की कोशिश करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा खूब ढंग से अच्छे तरीके से बोलने लग जाता है। तो भाषा का विकास, भाषाई कौशलों का विकास ऐसा अवस्था में शुरू हो जाता है जो कि LSRW के रूप में होता है। इसके बाद पेशे पेशे कौशलों का विकास या गामक कौशलों का विकास या गत्यात्मक कौशलों का विकास या यांत्रिक कौशलों का विकास, एक ही बात है भाई। यानी कि गामक विकास, गामक कौशलों का विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। इस सब चीज़ों के बारे में हमने जब विकास के बारे में, बाल विकास के बारे में समझा था, तो वहां पे हमने जाना था कि शारीरिक विकास के अंदर आते हैं गामक विकास। तो गामक विकास कितने प्रकार का होता है और उसमें किस किस तरह से होता है? देखिए, गामक विकास में दो टाइप का होता है, स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास, यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी कि स्थूल स्थूल गामक विकास के अंदर क्या होता है? यानी कि जब पूरा शरीर काम करे। और सूक्ष्म मोटर डेवलपमेंट यानी कि सूक्ष्म गामक विकास यानी कि फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जब शरीर का एक पार्ट, कोई हिस्सा काम करे, जैसे लिखते हैं तो उसमें शरीर का एक हैंड के एक फिंगर और अंगुली काम कर रही होती है, इसको कहते हैं फाइन। और जब पूरा होल बॉडी काम करे उसको कहते हैं ग्रॉस यानी कि स्थूल। तो जब दौड़ते हैं तो उसमें पूरी बॉडी काम आती है, पूरा शरीर काम कर रहा होता है, तो उसको क्या कहेंगे? स्थूल गामक विकास। दौड़ना एक स्थूल गामक क्रिया है और लिखना एक सूक्ष्म गामक क्रिया है। ठीक है भाई। इसके बाद गामक कौशलों का विकास निम्न पर निर्भर करता है, यानी गामक कौशलों का विकास गति, शक्ति और समन्वय, यानी कि स्पीड और स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, इन सब चीजों पर गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है। इसके बाद अगली जो विशेषता हमारी है, अंतर्मुखी स्वभाव, यानी कि बच्चे का जो स्वभाव होता है शेष अवस्था में वो अंतर्मुखी होता है। बच्चे का स्वभाव जो होता है वो है अंतर्मुखी होता है, बच्चे का स्वभाव जो होता है। इसके बाद जो है
स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म, स्वयंमोह, नार्सिज्म। अंतर्मुखी स्वभाव का मतलब क्या है? बच्चा इतना बहिर्मुखी स्वभाव का नहीं होता, यानी कि बच्चा दूसरों के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है। बच्चा दूसरे लोगों के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं बनाता है, वो दूसरों के साथ बातचीत करना, दूसरों के साथ खेलना, घूमना-फिरना, ये सब उसको नहीं, ये सब नहीं करता बच्चा। बच्चा स्वयं में ही लीन रहता है, यानी कि अपने आप में ही खोया हुआ रहता है और अकेला ही खेलता रहता है, खुद ही खेलता रहता है, सब काम को अकेला करता है, किसी को अपने साथ नहीं खेलने देता। कोई दूसरा बच्चा उसके साथ आकर खेलने लग जाता है तो रोने लग जाता है, मैं नहीं खिलाऊँगा इसको, मैं तो खुद खेलूँगा। यानी कि हर चीज़ को वो अपने पास रखता है और खुद ही खेलता रहता है, किसी दूसरे के साथ में इंटरेक्शन नहीं बनाता। देखिए, आपने देखा होगा जो शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं, वो जब हम उनको देखिए, शैशवावस्था के बच्चों को जब कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि दूसरे परिवार का व्यक्ति अपनी गोदी में लेता है या उनको खिलाना चाहता है, तो उनके पास नहीं जाते हैं। वो अपने जो जिनको वो जानते हैं, अपने परिवार यानी अपनी फैमिली मेंबर के साथ ही रहते हैं, किसी दूसरे के पास नहीं जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा शैशवावस्था में बहिर्मुखी नहीं होता, वो अंतर्मुखी होता है। यानी कि वो खुद के अंदर रहता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इसका मतलब स्वलीनता, ऑटिज़्म, यानी कि बच्चा स्वयं में ही लीन रहता है। स्वयंमोह, नार्सिसिज्म, इसका मतलब क्या है? स्वमोह का मतलब क्या है? बच्चा खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी चीज़ों से प्यार करता है, अपनी अम्मी से, अब्बू से, यानी कि अपने जो उसका खुद का है, सेल्फ ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है बच्चा। खुद से बहुत प्यार करता है, अपनी सभी चीज़ों से प्यार करता है, दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, ना ही किसी चीज़ को शेयर करने देता है घरवालों को। अगर उसको पता लग जाए कि मेरी चीज़ को उसके लिए दे दिया तो बच्चा रोने लग जाता है। वो अपनी चीज़ों को ना तो शेयर करता है, वो खुद की चीज़ों को खुद के पास रखता है, उनसे बहुत प्यार करता है। तो इसका मतलब यही है कि बच्चा खुद में खोए रहता है, बहिर्मुखी स्वभाव का नहीं होता। ऑटिज़्म यानी कि बच्चा स्वलीन होता है, स्वयं में ही लीन रहता है। स्वयंमोह यानी कि बच्चा खुद से बहुत प्यार करता है। इसके बाद संवेगों का प्रदर्शन। देखिए, शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। यानी कि जितने भी जो संवेग होते हैं बच्चे के अंदर, लगभग 2 वर्ष की आयु आते-आते सारे संवेग बन जाते हैं। तो इस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन होने लग जाता है शैशवावस्था में। इसके बाद मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बेसिक इंस्टिंक्ट, यानी कि बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है बच्चा। इसके बाद है जो प्रबल काम प्रवृत्ति, काम भावना, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या है? यानी कि प्रबल काम प्रवृत्ति, काम भावना, यानी कि प्रबल जो बच्चे के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं जो, वो बढ़ जाती हैं, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो, तो इसके अंदर बच्चे के अंदर काम भावना पाई जाती है, काम प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। इसके बाद है गैर सामाजिक, यानी कि बच्चा ना सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है। बच्चा बल्कि गैर सामाजिक होता है शैशवावस्था में। उसको समाज के नियमों का ना ही पता होता है, ना ही वो उन सब चीज़ों को समझता है, ना ही जानता है। और ना वो असामाजिक होता है, यानी कि उसको पता नहीं है कि सामाजिक व्यवहार क्या है, असामाजिक व्यवहार क्या है। बच्चा बल्कि गैर सामाजिक होता है, ना नैतिक ना अनैतिक होता है। अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चा इमिटेशन के द्वारा सीखता है चीज़ों को, ये सब चीज़ हमने समझी है। इसके बाद नैतिकता व सामाजिकता का अभाव होता है, बच्चा ना नैतिक होता, ना अनैतिक होता है, बल्कि ना सामाजिक होता, ना असामाजिक होता, बल्कि गैर सामाजिक होता है, उदासीन होता है, उसके अंदर नैतिकता का आचरण नहीं पाया जाता। पुनरावृत्ति का व्यवहार, यानी कि बच्चा चीज़ों को रिपीट करता है, पुनरावृत्ति का व्यवहार पाया जाता है। बच्चा चीज़ों को रिपीट करता है, यानी कि जो आप उसको कहेंगे उनको बार-बार दोहराता रहता है, तो ये पुनरावृत्ति का व्यवहार। आश्रितता या दूसरों पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंट एंड इमैच्योर, यानी कि आश्रितता या दूसरों पर निर्भरता, इसमें एक शब्द और है भाई, अपरिपक्व, यानी कि बच्चा परिपक्व नहीं होता। बच्चा परिपक्वता तो प्राप्त करता है लगभग किशोरावस्था तक। किशोरावस्था के उत्तर किशोरावस्था तक बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर होता है, परिपक्वता प्राप्त करता है। तो बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, बच्चा खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। कोई भी काम है, हर चीज़ के लिए वो किसी न किसी व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, तो आश्रितता या दूसरों पर निर्भरता। विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण, यानी कि बच्चे के अंदर जो काम प्रवृत्ति है वो अत्यधिक पाई जाती है शैशवावस्था में। उसी के कारण विपरीत लिंगी की ओर उसका जो है आकर्षण वो बढ़ा हुआ था। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड, फ्रायड ने कहा है कि 4 से 6 वर्ष की आयु में 4 से 6 वर्ष की आयु में बॉयज़ में एक ऑडिपस ग्रंथि का विकास होता है और गर्ल्स में एक इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। यानी कि बॉयज़ में ऑडिपस ग्रंथि के कारण और गर्ल्स में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण
ये होता है कि बॉयज अपनी माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट बना के रखता है, यानी कि अपनी मदर के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है। और जो गर्ल्स हैं उसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण वो अपने फादर से ज्यादा अटैचमेंट बनाकर रखती हैं, उनके साथ रहना पसंद करती हैं। तो बच्चे लड़के का माता की तरफ रुझान और झुकाव जो होता है वो ओडिपस ग्रंथि के कारण होता है, और लड़की का पिताजी की तरफ जो रुझान और झुकाव होता है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। ऐसा फ्रायड ने कहा है कि बच्चे के अंदर 4 से 6 वर्ष की आयु में ये ग्रंथियां जन्म लेती हैं इन ग्रंथियों के कारण, और इस अवस्था में प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस वजह से भी बच्चा विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण अत्यधिक करता, उसका जो आकर्षण है वो विपरीत लिंगी की ओर अधिक पाया जाता है। तो ये सारी है। देखिए इसके बाद फ्रायड है, एडलर, युंग, स्ट्रेंथ और वैलेंटाइन, गुड एनएफ आदि मनोवैज्ञानिकों ने शेषावस्था को विकास की सर्वोत्तम अवस्था माना है। तो ये सब सारी शेषावस्था की विशेषताएं थी। इन विशेषताओं से प्रश्न जरूर आता है भाई, और शेषावस्था से अगर प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और ये सारी चीजें जो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं आप इनको याद करें, समझें, बहुत अच्छी तरह पढ़ें, ढंग से